अंबेडकर की लेगेसी के नाम पर संसद भवन के बाहर हुई धक्का मुक्की में आज राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन इतिहास में राहुल गांधी के परिवार ने अंबेडकर के साथ क्या क्या किया, बाबा साहेब की पूजा की या उनसे नफरत की, इसकी भी तो पोथी खोली जाएगी। बीजेपी यही कर भी रही है और साथ ही साथ ये भी बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर की विरासत सहेजने के लिए क्या क्या किया है। बीजेपी ने पूरी टाइमलाइन निकालकर रख दी है और अंबेडकर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का फैक्ट चेक कर दिया। अंबेडकर के नाम पर देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। यह सियासत देखकर अब ये तो हर कोई समझ गया है कि लड़ाई अंबेडकर की लेगेसी की है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव किसने हराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को हराने के लिए खास प्रचार क्यों किया था? अंबेडकर को हराने वाले प्रत्याशी को पद्म भूषण किसने दिया? अंबेडकर को उनकी मौत के 34 सालों तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पर आकर रुकते हैं। जो कांग्रेस आज बाबा साहब के लिए इतनी ज्यादा आक्रोशित है, इसी कांग्रेस के पूर्वजों ने बाबा साहब के साथ क्या सलूक किया था, यही सच बीजेपी आज पूरे देश को बताना चाह रही है। इसीलिए बीजेपी भी अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस से माफी मांगने को कह रही है। डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन गिरिराज सिंह कौन से पाप की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ ऐसा कौन सा पाप किया? अंबेडकर तो नेहरू के कैबिनेट में मंत्री होते थे, देश के पहले कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में थे, तो फिर कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर का अपमान किया? और ये आरोप पंडित जवाहरलाल नेहरू पर क्यों लगते हैं? इसे बहुत विस्तार से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है संविधान सभा से। बताया जाता है कि कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य एमआर जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि एमआर जयकर की खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। आजादी के बाद नेहरू की सरकार बनी तो उस सरकार में कानून मंत्री अंबेडकर को ही बनाया गया। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू से नाराज होकर 10 अक्टूबर 1951 को अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अपने भाषण में उन्होंने खुलकर नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए। अंबेडकर भले ही संविधान निर्माता रहे हों, लेकिन कानून मंत्री बनाए जाने से खुश नहीं थे। अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा था कि कानून मंत्रालय की प्रशासनिक तौर पर ज्यादा अहमियत नहीं थी। अंबेडकर ने अपने लिए नेहरू से प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी मांगा था, लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट बनने में बहुत वक्त लगा और वो उससे पहले ही नेहरू के मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जब तक मैं मंत्री रहा तब तक कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले गए, लेकिन मेरे नाम पर कभी विचार नहीं किया गया। अंबेडकर ने नेहरू के पक्षपात को लेकर सवाल उठाए। अंबेडकर ने कहा था कि मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम बांटने के लिए कौन से सिद्धांत का पालन करते हैं। मंत्रियों को विभाग क्या उनकी क्षमता के आधार पर दिए जाते हैं, या भरोसे के आधार पर दिए जाते हैं, या फिर दोस्ती के आधार पर दिए जाते हैं? इसी इस्तीफे वाले भाषण में अंबेडकर ने नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए थे। साफ बताया था कि कैसे उन्हें किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिलती। अंबेडकर ने कहा,
जब इकोनॉमिक अफेयर कमेटी का गठन हुआ तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इस कमेटी में रखा जाएगा, लेकिन फिर मुझे नहीं रखा गया। मुझे कैबिनेट ने इस कमेटी में तब रखा जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए थे, लेकिन जब वो लौटे तब कई कमेटियों का फिर से गठन किया जा रहा था तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। यहां तक कि अंबेडकर ने पंडित नेहरू पर मुसलमानों की ही ज्यादा चिंता करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का पूरा समय ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा पर समर्पित था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मुसलमान ही हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है? क्या SC, ST और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? इन समुदायों के लिए उन्होंने क्या कंसर्न दिखाए? जहां तक मैं जानता हूं कुछ नहीं, जबकि इन समुदायों को मुसलमानों से कहीं ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। इन्हीं सब भेदभावों से तंग आकर अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट छोड़ दी। नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब BC राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का एक जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसके बाद अंबेडकर अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का एक संगठन बनाया। 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। अंबेडकर खुद नॉर्थ बॉम्बे से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े थे, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के पीए नारायण S काजलोरकर को टिकट दे दिया। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा से भी एक एक प्रत्याशी था। खुद अंबेडकर को हराने के लिए पंडित नेहरू ने प्रचार किया था। नतीजा यह रहा कि नारायण काजरोलकर 15,000 वोटों से जीत गए और अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी यह आरोप लगाती है कि अंबेडकर को चुनाव हराने के बाद लेडी माउंटबेटन के सामने नेहरू ने खुशी जाहिर की थी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इस चुनावी हार के बाद अंबेडकर फिर से महाराष्ट्र के ही भंडारा से उपचुनाव लड़े। 1954 में हुए इस उपचुनाव में भी अंबेडकर कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत राम से 17,153 वोटों से हार गए। बाद में राज्यसभा के जरिए उनकी संसद में एंट्री हुई। यही तो बीजेपी भी कहती है कि जिन्होंने 2 बार अंबेडकर को हराया, लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया, वो अंबेडकर की लेगेसी पर दावा कैसे कर सकते हैं? जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। इन चुनावी हारों के बाद अंबेडकर बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा लिस्ट तैयार करके रखी हुई थी कि संसद पहुंचने के बाद उन्हें कौन कौन से काम करने हैं, लेकिन लगातार 2 चुनावों में मिली हार के बाद अंबेडकर बुरी तरह से टूट गए। उन्हें गहरा सदमा लगा, बीमार हुए और फिर दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया। लेकिन अंबेडकर के साथ भेदभाव उनकी मौत के बाद भी जारी रहा, तब भी नहीं रुका। बहुत से लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्हीं के कार्यकाल में 1955 में भारत रत्न दे दिया गया, यानी नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी को भी उन्हीं के कार्यकाल में 1971 में भारत रत्न दिया गया, लेकिन BR अंबेडकर को उनकी मौत के 34 साल के बाद VP सिंह की सरकार ने 1990 में भारत रत्न से नवाजा। तब इस सरकार को बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट था। ये जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है।
पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? इतने लंबे समय तक इस देश में उन्होंने शासन किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी भारत रत्न देने की बात सोची भी नहीं उन्होंने। भारत रत्न बाबा साहेब को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो संविधान के निर्माण में जो उनके योगदान है उसको स्मरण किया, याद किया और उनको सम्मानित करने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले लोग, जिन्होंने आजीवन अपमानित किया, वो क्या उनके सम्मान की बात करेंगे? वो उनको क्या हक है इस देश की जनता के सामने जाने का? हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है। कांग्रेस पर अंबेडकर की अनदेखी के जो भी आरोप बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस उन्हें निराधार बता रही है। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं, सब झूठ है। लेकिन कांग्रेस पर एक आरोप यह भी है कि उसने बाबा साहब की पहचान को मिटाने का भी काम किया। उनके कोई स्मारक नहीं बनवाए। ये काम भी बीजेपी ने ही किया और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बतौर सीएम 2007 में मोदी ने गुजरात के कई जिलों में अंबेडकर भवन बनवाया। मोदी ने अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की। मोदी ने कहा, मार्टिन लूथर को दुनिया जानती है लेकिन अंबेडकर को भुला दिया। 2010 में संविधान लागू होने के 60 साल के मौके पर गुजरात में संविधान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में संविधान की एक बड़ी सी रेप्लिका को हाथी पर रखा गया। मोदी और पूरी कैबिनेट और लोगों की भीड़ भी साथ साथ चल रही थी। बतौर गुजरात सीएम मोदी ने अंबेडकर के नाम से कई योजनाएं चलाईं और अंबेडकर की विरासत को बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई काम किए। साल 2015 में मोदी सरकार ने अंबेडकर को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर की तारीख संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। मोदी सरकार ने अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंच तीर्थ के तौर पर डेवलप किया। एमपी में उनके जन्मस्थान महू को पंच तीर्थ में शामिल किया गया। लंदन में पढ़ाई के दौरान जिस जगह पर वो रहते थे उसे इसमें शामिल किया गया। नागपुर की दिस्का भूमि को पंच तीर्थ बनाया गया। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया। मुंबई में चैत्य भूमि बनाई गई। उन्होंने कभी उनका कोई स्मारक बनाया कायदे से? आज उनके 5-5 स्मृति स्थान बनाए हैं इंडिया की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। क्या लंदन, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, जहां जहां वो रहे। मऊ में भी जो बना वो भी अटल जी की सरकार के समय बना था। तो हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रति समर्पित हैं क्योंकि वो देश को बनाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी ने सदा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। खुद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विस्तार से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर की विरासत को सहेजने के लिए क्या क्या किया। ये लंदन का वो घर था जहां डॉक्टर अंबेडकर खुद रह रहे थे जब वो ब्रिटेन में वकालत पढ़ने गए थे। 2015 में ब्रिटेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी यहां गए और फिर इस प्रॉपर्टी को महाराष्ट्र की सरकार ने एक्वायर किया। इसी तरह से 2015 में महाराष्ट्र में मोदी के ही प्रयासों से चैत्य भूमि बनाई गई। ये एक अंबेडकर मेमोरियल है।
ये दिल्ली का 15 जनपद है जहां अंबेडकर की याद में एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बना है। 2017 में मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। महापरिनिर्वाण स्थल पर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल 2 एकड़ में बना हुआ है। अंबेडकर नेशनल मेमोरियल बनाने का फैसला अटल सरकार में हुआ था, जो बन नहीं पाया। इसके बाद यूपीए सरकार में भी काम नहीं हुआ, तो मोदी सरकार ने इसे बनवाया।